आजाद भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो इस अमृत काल को ऐसे दौर के रूप में याद किया जाएगा जब संवैधानिक संस्थाएं खुद सत्ता के सामने झुक गईं, जब जिम्मेदारी, सेवा और जवाबदेही के नाम पर केवल दिखावा बचा रह गया और इनमें सबसे ज्यादा बदनाम हुआ देश का चुनाव आयोग। वो संस्था जो कभी लोकतंत्र की रीढ़ हुआ करती थी, आज सत्ताधारी दल की परछाई बनकर रह गई है। एक ऐसा वक्त भी था जब चुनाव आयोग को जनता भरोसे की नजरों से देखती थी, उसकी निष्पक्षता ही उसकी ताकत थी। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि वही संस्था जनता को नौकर समझती है, विपक्ष को दुश्मन समझती है और सत्ता की इच्छा को आदेश मानती है। ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग अब चुनाव नहीं कराता, सत्ता का जुलूस निकालता है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में आयोग जिस तरह का व्यवहार कर रहा है वो पहली बार है जब इस संस्था ने लोकतंत्र को डंडे से हाँकने की कोशिश की है, और इसमें उसका साथ देने वाला कोई और नहीं है और वो कोई मामूली इंसान भी नहीं है। सत्ता की पूरी मशीनरी, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्था भी कथित रूप से इस खेल का हिस्सा बन गई है, क्योंकि अगर ऊपर से इशारा ना होता तो कोई अफसर इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था। राहुल गांधी ने हाल ही के दिनों में जो आरोप लगाए हैं वो महज बयान नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के सीने पर लिखी एक ऐसी चेतावनी है। उन्होंने वोट चोरी के ठोस सबूत पेश किए, आंकड़े दिए, गवाह दिए, मगर आयोग ने सब कुछ नकार दिया, बिना जांच किए, बिना सुनवाई किए, जैसे सच से कोई डर लगता हो। और सुप्रीम कोर्ट वो तो जैसे अपने ही कानों में रुई डालकर बैठा है, ना कोई सो मोटो, ना कोई दखल, मानो देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली हो। वो न्यायालय जो संविधान का अंतिम रक्षक माना जाता है, आज वो खुद सवालों के घेरे में है। वो न्यायालय जो संविधान का अंतिम रक्षक माना जाता है, आज खुद सवालों के घेरे में है। उसके न्यायमूर्ति, जिन्हें मिलॉर्ड कहा जाता है, सत्ता के गलियारों में, हवाई जहाज और डिनर पार्टियों में घूमते नजर आ रहे हैं। कोई ऊंट गाड़ी पर, कोई मंच पर, कोई फोटो खिंचवाते हुए, और शायद इसी थकान में अब उन्हें जनता की आह सुनाई नहीं दे रही है। ना कर्नाटक में वो चोरी की गूंज सुनाई दी, ना उत्तर प्रदेश के कुंदकी में धांधली दिखाई दी, और ना ही राहुल गांधी के सबूतों की पुकार सुनाई दी। ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये एक इशारा है कि अब दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली हो चुकी है, और जिन्होंने ये थाली सजाई है वो उससे भी ज्यादा काले हैं। इसी बीच बिहार से लेकर देशभक्त में मतदाता सूची को लेकर आंकड़े सामने आए, वो और भी डरावने थे। वो बिहार में जारी एसआईआर योजना की फाइल लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर कर रहे थे। योगेंद्र यादव ने बताया है कि 80 लाख वोटरों के नाम रहस्यमयी ढंग से गायब हैं। इनमें महिलाओं, अल्पसंख्यकों और खास तौर पर मुस्लिम वोटरों की अनुपस्थिति चौंकाने वाली है। यानी वो वर्ग जो सत्ताधारी पार्टी को वोट नहीं देता है, अचानक सूचियों से गायब हो चुका है। डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते और बोगस नामों की भरमार है। ये सब अमृतकाल की नई लोकतांत्रिक उपलब्धियां हैं। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से सवालों की लंबी सूची जारी की है, मगर जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस मुद्दे पर सुनवाई हुई, पर चुनाव आयोग ने वही पुराना रुख अपनाया, अहंकार से भरा हुआ, जवाबदेही से खाली, और उनकी भाषा अब सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी लगने लगी है, राजनीतिक दल के भाषण जैसी हो गई है। योगेंद्र यादव ने अदालत से सीधा सवाल पूछा, वो सवाल जिसे सुनकर ज्ञानेश कुमार का चेहरा उतर गया। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी? और क्या लोकतंत्र के इस अंधेरे दौर में अब भी कोई रोशनी बाकी है? बिहार चुनाव को लेकर आज जो तस्वीर सामने आई है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी अंदाजा पहले से लगाया गया था। याद कीजिए, जिस दिन एसआईआर की योजना का ऐलान हुआ था उसी वक्त कहा गया था ये कोई निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं है, बल्कि गणित सेट करने का खेल है। कागजों का ऐसा जाल बिछाया गया कि लाखों लोगों को बाहर कर देना आसान हो गया, और अब भी वही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो लगा शायद कोई राहत मिलेगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। अदालत ने चुनाव आयोग को सलाह दी, तारीख पर तारीख दी, और बीच बीच में बस थोड़ी बहुत संतुलन की बातें कही। मगर जब सच्चाई सामने आई तब आयोग के वादे और दावे एक एक करके झूठे साबित होने लगे। तब भी अदालत ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया, बल्कि कछुआ बनकर पीछे हट गई, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसका नाम भी लोकतंत्र के दुश्मन की लिस्ट में ना जुड़ जाए। और फिर
हुआ भी वही जिसका अंदेशा था। फाइनल लिस्ट आने के बाद बिना कोई ठोस या जांच समीक्षा किए हुए चुनाव का ऐलान कर दिया गया, ताकि अब हर पार्टी चुनाव की तैयारी में उलझ जाए और एसआईआर पर सवाल उठने का वक्त ही ना बचे। और वही खेल अब परवान चढ़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा वो सुनने में न्यायिक लगता है, लेकिन हकीकत में औपचारिकता है। अदालत ने कहा कि जिन लोगों के नाम सूची से काट दिए गए हैं उन्हें अपील करने का अधिकार है। इसके लिए कोर्ट ने बिहार SLSA की कार्यकारी अध्यक्ष से कहा कि वो पैरा लीगल वॉलंटियर्स और मुफ्त कानूनी सहायता देने वाले वकीलों की जिलों में भेजे जाएं, ताकि लोग अपील कर सकें। मगर सवाल यह है कि अब कितना वक्त बचा है, कितने लोग गांव कस्बों से निकलकर अपील दर्ज कर पाएंगे और कितनों की अपील पर वाकई में कार्यवाही होगी, और बिहार की सरकारी मशीनरी कैसे काम करती है ये तो सारा देश जानता ही है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अपील का अधिकार सिर्फ कागज पर होगा, जमीनी हकीकत में बिल्कुल नहीं। इधर चुनाव आयोग ने एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। उसने कहा है हमने किसी का नाम अवैध तरीके से नहीं काटा, और आयोग के वकील ने तो ये तक कह दिया कि जिन लोगों के नाम हटाए गए वो ड्राफ्ट लिस्ट में थे ही नहीं, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी जो शिकायत करने आए वही झूठा ठहराया जाएगा। आयोग ने आगे ये भी कहा कि अगर किसी ने गलत हलफनामा दिया है तो वो अपराध है, और एडीआर को पहले उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर ही नाराजगी जताई और कहा कि बिना सत्यापन के हलफनामा नहीं देना चाहिए था। इतना ही नहीं, जस्टिस बागची ने तो यहां तक कह दिया कि अगर एक हलफनामा गलत निकला तो अब बाकी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी जो सच बोलने की कोशिश करेगा उस पर भी शक किया जाएगा। ये वही दौर है जिसे लोग अमृतकाल कह रहे हैं, लेकिन असल में ये जवाबदेही के अंत का काल है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वो साफ करे कि नई लिस्ट में जो 21 लाख नाम जोड़े गए हैं क्या वो सभी नए मतदाता हैं, या जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में हटे थे उन्हें फिर से जोड़ा गया है। आयोग ने इसका भी सीधा जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि ज्यादातर नए लोग हैं। आंकड़ा नहीं बताया, प्रमाण नहीं दिया, बस शब्दों का सहारा लिया और आगे बढ़ गए। अब वो विदेशी मतदाता का खेल याद कीजिए जिसके नाम पर पूरी प्रक्रिया चलाई गई। कहा गया था कि एसआईआर का मकसद घुसपैठियों को हटाना है, लेकिन अब जब पूछा गया कि कितने विदेशी मिले तो जवाब है सिर्फ 390 लोग। कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं में से सिर्फ 1087 ने नागरिकता के आधार पर आपत्ति जताई थी, और उनमें से 390 को ही विदेशी पाया गया। बाकियों में से 796 लोगों ने खुद अपने ही खिलाफ फर्जी आपत्तियां दर्ज करा दी, जैसे किसी ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया हो। योगेंद्र यादव ने कोर्ट में खड़े होकर पूछा, क्या ये मजाक है या लोकतंत्र की हत्या का दस्तावेज है? उन्होंने कहा कि आयोग को साफ साफ बताना चाहिए कि आखिर बिहार में कितने विदेशी पाए गए, लेकिन वहां भी सन्नाटा है, कोई जवाब नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि वोटर लिस्ट में धांधली हुई थी या नहीं, सवाल यह है कि जब सब कुछ सामने है तब भी कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। क्या लोकतंत्र अब एक नाटक बनकर रह गया है जिसमें जनता सिर्फ दर्शक है और स्क्रिप्ट कहीं और से लिखकर आ रही है? और शायद यही है इस अमृतकाल का सबसे बड़ा उपलब्धि पत्र, जहां सवाल पूछना गुनाह है और जवाब देना बेकार है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, कोई इंसान जो वाकई विदेशी है क्या वो खुद जाकर ये अर्जी डालेगा कि मैं विदेशी हूं, मेरा नाम लिस्ट से हटा दीजिए? ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई चोर जाकर पुलिस को कह दे कि हाँ मैं ही चोरी करता हूं, पकड़ लीजिए मुझे। ये सवाल अपने आप में उस पूरी प्रक्रिया की पोल खोल देता है जिसे एसआईआर कहा गया था। चुनाव आयोग के मुताबिक 1087 लोगों ने नागरिकता के आधार पर आपत्ति दी, लेकिन इनमें से केवल 390 को ही सही ठहराया गया। और जब योगेंद्र यादव ने फाइनल वोटर लिस्ट की गहराई से जांच की तो जो तस्वीर सामने आई वो किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। उन्होंने अपने लेख में बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट के दौरान बिहार में वोटरों का अनुपात 97% से गिरकर 88% रह गया था, और फाइनल लिस्ट में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी ये केवल 90% तक पहुंच पाया है। मतलब साफ है कि बिहार की कुल वयस्क आबादी 8 करोड़ 82 लाख है, लेकिन वोटर लिस्ट में सिर्फ 7 करोड़ 82 लाख लोग शामिल हैं। यानी लगभग
80 लाख वोटर गायब हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ पर पूरे तरीके से प्रहार किया गया है। और जब इन गायब वोटरों के आंकड़े को धर्म और जेंडर के आधार पर देखा गया तो तस्वीर और भी भयानक हो जाती है। महिलाओं और मुसलमानों के नाम पर सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं। महिलाओं की हिस्सेदारी घट गई है। करीब 16 लाख महिलाएं वोटर लिस्ट से बाहर कर दी गई हैं। एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर नारे लगा रही है, मुफ्त सिलेंडर दे रही है, और दूसरी तरफ महिलाओं का मतदान अधिकार छीना जा रहा है। अब बात करते हैं मुसलमानों की। बिहार की कुल आबादी में मुसलमान लगभग 17% है, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 24.7% मुसलमानों के नाम काटे गए हैं। और फाइनल लिस्ट में जब 3,66,000 नाम हटाए गए तो 33% मुसलमानों के नाम उड़ा दिए गए। यानी आबादी में हिस्सा 17%, लेकिन नाम काटे गए लगभग 2 गुना। ये सीधा सीधा डिसएनफ्रेंचमेंट है, यानी सुनियोजित तरीके से एक समुदाय को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर करना। योगेंद्र यादव का कहना है कि लगभग 6 लाख मुस्लिम वोटर अतिरिक्त रूप से हटाए गए हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि उसने शुद्ध वोटर लिस्ट बनाई है, लेकिन जांच में 24,000 बेतुके नाम मिले हैं। किसी का नाम तमिल में लिखा गया, किसी का नाम उल्टा था, किसी की स्पेलिंग ही नहीं मिलती। 5,200 डुप्लीकेट नाम पकड़े गए। 6,000 जेंडर एरर मिले। महिलाओं को पुरुष, पुरुष को महिलाओं और कुछ को तो कुछ और ही बना दिया गया। 51,000 फर्जी पारिवारिक रिश्ते जोड़ दिए गए। 2 लाख अवैध घर नंबर हैं और 24 लाख घर ऐसे हैं जिनमें 10 या उससे भी ज्यादा मतदाता फर्जी हैं। अगर यही है सटीकता का प्रमाण तो फिर गड़बड़ी किसे कहेंगे। विदेशी मतदाताओं का दावा भी अब पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर जो शोर मचाया गया था वो केवल एक राजनीतिक हथकंडा था, क्योंकि जब आरोपियों की गिनती हुई तो कुल 2400 आपत्तियां दर्ज हुई, जिनमें से 1087 नागरिकता पर आधारित थी और इन पर 1087 में से 789 लोगों ने खुद अपने ही खिलाफ आपत्ति दर्ज करा दी, जैसे किसी ने उन्हें मजबूर किया हो या सिखाया गया हो कि तुम विदेशी हो, ये लिख दो। अंत में सिर्फ 390 नाम हटाए गए, जिनमें 87 मुसलमान थे। अब जरा समझिए कि 789 लोगों ने अपने ही खिलाफ फर्जी आपत्ति क्यों डाली। क्या ये डर था? क्या ये किसी दबाव का नतीजा था? या फिर ये भी उसी सेटिंग का हिस्सा था जिससे ये साबित किया जा सके कि देखिए हमने विदेशी निकाले हैं। योगेंद्र यादव का कहना है कि चुनाव आयोग इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये खुल गए तो उसका झूठ पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा। इसलिए उसने रिपोर्ट को ऐसे हिस्सों में बांट दिया है कि कोई आसानी से उसे पढ़ ही ना सके। कांग्रेस पार्टी ने भी यही सवाल उठाया है कि आयोग ने जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है वो मशीन रीडेबल है ही नहीं। उसे 90,000 अलग अलग इमेज फाइलों में बांट दिया गया है ताकि कोई उसका विश्लेषण न कर सके, कोई उस पर डाटा एनालिसिस ना चला सके। अब आप खुद सोचिए कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्यों नहीं चाहता कि जनता जाने कि उसके नाम क्यों काटे गए और किन्हें जोड़ा गया? लोकतंत्र में पारदर्शिता जवाबदेही की पहली शर्त होती है, लेकिन जब संस्था खुद पर पर्दा डाल ले तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र का चेहरा अब सिर्फ एक मुखौटा बन गया है। आप जरा सोचिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कितनी बदमाशी चल रही है। जिस चुनाव आयोग को बिना मांगे सारे तथ्य, सारे आंकड़े, सारी लिस्ट सामने रखनी चाहिए थी, हर सवाल का जवाब देना चाहिए था, वही आयोग अब हर चीज को छुपाने के लिए नया झूठ बोल रहा है। क्या यही है विश्व गुरु का डिजिटल इंडिया, जहां वोटर लिस्ट को डिजिटल इसलिए नहीं किया जाता है कि पारदर्शिता बढ़े, बल्कि इसलिए कि कोई पढ़ ना ले, क्योंकि अगर ये किसी ने पढ़ लिया तो चोरी पकड़ी जाएगी। तो पूरा सिस्टम ऐसे चलता है कि चोरी पकड़े जाने से पहले ही चुनाव करा लो। कांग्रेस पार्टी कहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से 7,72,00,000 वोटर थे और अब अचानक से 30 लाख वोटर गायब हैं, यानी 30 लाख इंसान जो या तो अब सिस्टम की नजर से गायब हो गए हैं या फिर गायब कर दिए गए हैं। क्या इनमें से वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने 2024 में वोट दिया था? क्या उनका वोट अब किसी और के नाम पर लिखा जा रहा है? क्योंकि फॉर्म 6 के जरिए तो सिर्फ 16,93,000 नाम जुड़े हैं, लेकिन लिस्ट में 21
4,53,000 नाम जोड़े गए हैं। तो सवाल उठना तो लाजमी है कि बाकी के 4,60,000 नाम कहां से आए। यही बातें सुप्रीम कोर्ट में भी उठी, मगर चुनाव आयोग अब तक जवाब नहीं दे पाया। कांग्रेस कहती है कि आयोग ने हटाए गए नामों की फाइल लिस्ट पब्लिक ही नहीं की है, और जो लिस्ट है उसमें 5 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट नाम है। तो फिर ये सारा सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन एंड रजिस्टर के नाम पर नाटक किस लिए है? किसे दिखाने के लिए ये तमाशा रचा गया है? साल 1951 से लेकर आज तक चुनाव आयोग ने कभी भी खुद को इस तरह सवालों के घेरों में नहीं डाला है। पहले वही जवाब देता था, अब सवाल पूछने वालों को ही शक की नजर से देखता है। पहले वो निष्पक्ष था, अब लगता है कि किसी रिमोट कंट्रोल पर चलता है, क्योंकि जब फैसले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नहीं बल्कि मर्जी से लिए जाने लगे तो फिर लोकतंत्र केवल किताबों में ही रह जाएगा। जनता कुछ दिन बोलेगी, मीडिया थोड़ा सा दिखाएगी, फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। क्योंकि इस देश में अब सिस्टम नहीं बदलता, सिर्फ तारीख बदलती है। एक के बाद एक चुनाव आता रहता है और जनता हर बार वही उम्मीदें लेकर वोट देने चली जाती है, जिसे हर बार कोई ना कोई लूट कर ले जाता है। उधर बिहार में तेजस्वी यादव ने एक नया दावा फेंक दिया है। सरकार बनी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी, यानी 20 दिन में कानून, 20 महीने में नौकरी। 2020 में 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, जिसने पूरा चुनावी गणित बदल दिया था। अब फिर वही कार्ड खेला जा रहा है, क्योंकि बिहार की सच्चाई यही है। यहाँ लोग बिजनेस नहीं सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता है स्थिर जिंदगी का, वही एक उम्मीद है इज्जत की। मगर सवाल यह है कि क्या इस बार भी वही होगा? क्या इस बार भी वही उम्मीद दी जाएगी और सिस्टम फिर से धोखा देगा? क्या जनता को नौकरी मिलेगी या फिर वोटर लिस्ट से नाम ही गायब हो जाएगा? और इस बात को जरा गौर से सोचिएगा, क्योंकि यह सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, यह सवाल पूरे देश के लोकतंत्र का है। इस सब पर आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? यह सब केवल एक सुनियोजित साजिश है या फिर वाकई सिस्टम से भरोसा उठ चुका है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ खबरें नहीं, सच का अंधेरा भी दिखाया जाता है।